गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़ा इवेंट इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में। आज हम प्रोग्राम के आगाज में उसी की बात करेंगे, दैट इज इंडस रास 2026। क्या जबरदस्त इवेंट है, हो रहा है पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में। कल का दिन बहुत अहम रहा, मैं और सबीन, हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद थे। और आज का दिन यानी इट्स सेकंड डे ऑफ दैट इवेंट। तो अगर आपने विजिट किया है तो एक्सपीरियंस शेयर करें, और अगर आपने विजिट नहीं किया तो यकीन जाने बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। अपने बच्चों को लेकर जाएं। यस, मैं जरूर कहूंगी, ठीक है खुद तो हम चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बच्चों को ले जाना बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखें टेक की दुनिया है, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किस तरह से अपने बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ करना। और अक्सर आपसे जब पूछ रहे होते हैं ना, ये चीज़ कैसे चलती है, वो चीज़ कैसे चलती है, एक ड्रोन कैसे चलता है, रोबोट्स कैसे बनते हैं, सो ये उनकी क्यूरोसिटी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको लेकर जाएं, एक नई दुनिया मुतारिफ़ करवाएं, सो दैट उनका इंटरेस्ट अगर हम टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वे में जाए। एनी हाउ शुएब, क्या ज़बरदस्त किस्म का इवेंट था। कल का दिन रहा ओवरऑल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इनॉग्रेशन की। बिल्कुल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मौजूद थे और स्टॉल्स का विजिट भी उन्होंने किया था। और ज़रा उनके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे, डिफरेंट स्टॉल्स को देखकर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखकर। फंडिंग से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि किस तरह रिसर्च एंड इनोवेशन में हम और ज़्यादा फंडिंग की तरफ अब बढ़ रहे हैं, और कैसे हमने इस खत्ते में लीड करना है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। बहुत बड़ा ड्रोन, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रोन भी वहां मौजूद था, और बिल्कुल छोटे से लेगो से बने हुए रोबोट्स भी वहां पर मौजूद थे। तो जैसा सबीन आपने कहा कि बच्चों को जरूर लेकर जाएं, ताकि बच्चों को अपने करियर पाथ चूज करने में खासी आसानी रहे कि वहां पर आपको रोबोट्स भी नजर आएंगे, वहां पे आपको ड्रोन्स भी नजर आएंगे, वहां पर टेक्नोलॉजी नजर आएगी कि डिफेंस में किस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे हम डेटरेंस कायम कर रहे हैं STEM एजुकेशन से रिलेटेड क्या टेक्नोलॉजी उसमें रोल प्ले कर सकती है, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो देखिए ओवरऑल जो है वो यूथ सेंट्रिक एक तरह से एक चीज़ रखी गई है कि यूथ जो है वहाँ पर आए, उसको अट्रैक्ट करे, ये सारी चीज़। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो है वो एक नई दुनिया देखें। बिकॉज जब हम स्पेशली, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा, और वाकई बहुत सारी चीज़ें जो है वो ढकी छुपी रह जाती हैं। काम हो रहा होता है, काम नज़र नहीं आता। इस तरह के जो एक्सपोज होते हैं, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, वो ये चीज़ शोकेस करते हैं कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, और ग्लोबली जो है हम किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि ऐसे स्टॉल्स भी हमें मिले, ऐसी कंपनीज वहाँ पे मिली जो कि एक्सपोर्ट करी थी अपने प्रोडक्ट्स को। सो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान कितने अच्छे तरिके से कंट्रीब्यूट करे। एब्सोल्युटली। और जो बच्चों की बात है तो मैं बता दूं आपको कि वो रोबोट्स और ड्रोन से बहुत हटके एक और चीज़ वहाँ पर है, और वो है रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी डोम। वहां पर दाखिल होकर आपको लगता है कि एक नई दुनिया में आप आ गए हैं। उसको है ना, वैसे We just loved it. It's amazing. So हम तो आज दोबारा जाएंगे जी, बच्चों को लेकर भी जाएंगे। आपने भी कोशिश करनी है कि टाइम निकालें और इस इवेंट को बिल्कुल मिस ना करें। इसके साथ साथ आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। बल्कि कहना ये चाहिए कि ये गुड न्यूज़ है इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए। डिटेल्स से तो हम इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सिटी विद फ्री वाईफाई वेरी सून। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट डेवलप्ड, सिर्फ बटन ऑन करने की देर है। और ये बात मैं और सबीन या हमारा शो ये नहीं आपको पहुंचा रहा, ये बात की है शहज़ाद फातिमा साहिबा ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर आईटी एंड टेलीकॉम। एब्सोल्युटली, उन्होंने कहा सिर्फ बटन दबाना बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर वो इंटरव्यू में आपको दिखाएंगे, बट कब होता है, क्या डेट डिसाइड होती है, क्या उसका मैकेनिज्म होगा, वो सारी डिटेल्स जो है बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स थे वो आप तक जो है वो पहुंचा दी जाएंगी। एब्सोल्युटली। अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे गेस्ट साथ मौजूद होंगे, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दो। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे।
हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. ग्रेड्स तो तुम्हारे अच्छे हैं बेटा, शुक्रिया। और काफी बाएतमाद भी हो। ये वर्थ अकेडमी है, तुम्हें रिजेक्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन क्यों? अब से हमारा प्लान बी ही हमारा प्लान ए होगा। घंटे का मिनट, दिन का घंटा और हफ्ते का दिन। हम इस लाइफ प्लान के मुताबिक चलने वाले थे। अब तुम्हें वर्थ अकेडमी में पढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, खुद वर्थ अकेडमी वाले भी नहीं। आप हमेशा मेरे रोल मॉडल रहेंगे, मैं आपसे कभी दूर नहीं होना चाहूँगा। मैम, मैं बताना चाह रहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहीं एक हवाबाज था जो बादलों, शहरों और समंदरों के ऊपर से गुजरता रहता था। ऐसे ही एक सफर में एक दफा उसका जहाज एक सहरा के ऊपर खराब हो गया। यहाँ एक ऐसी मुलाकात उसकी मुंतजर थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे हर किसान है अपनी फसल के यकीन का मरकज, एंग्रो मरकज है हर किसान का मरकज यकीन। एंग्रो मरकज पे आपको हर प्रोडक्ट वक्त पर मिलेगा, वो भी मेयार की गारंटी के साथ। एंग्रो मरकज, किसान का मरकज यकीन। शाबाश। हिंद को ज़बान कदीम ज़बानों में से एक ज़बान है। ना सिर्फ हज़ार डिवीज़न में बोली जाती है, बल्कि पेशावर में भी और कश्मीर के भी बहुत से अज़ला हैं जहाँ पर यह ज़बान बोली जाती है। सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो? मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। और ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, और तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। वेलकम बैक। राज्य पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और मौसम कुछ ऐसा है तो आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ओके। ग्रीन टी नजर लग गई है, नजर लग गई है, नजर चलें जी। तो हम बात करें जी पाकिस्तान के एक और एजाज की, 37th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, जिसमें पाकिस्तान को मिला है सिल्वर मेडल। और एक एजाजी सनद लिथुआनिया में मुकाबला हुआ था, जिसमें 90 से ज़ायद ममालिक के 350 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने शिरकत की थी। और लाहौर के
हसन आतिफ चीमा ने लिया है सिल्वर मेडल और मोहम्मद ताहिर हैं कराची से, इन्होंने एजाज़ी सनद हासिल की। और अब तक अगर हम आलमी मुकाबलों की बात करें जो साइंस के मैदान में हो रहे होते हैं उसमें 144 बैन अक़वामी तमगे जो हैं वो अपने नाम पाकिस्तान कर चुका है। तो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हसन आतिफ चीमा इज़ विद अस। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा बताएं इस इवेंट से मुतल्लिक़, लिथुआनिया में ये हुआ, किस तरह से सिलेक्शन हुई, पाकिस्तान से कितने पार्टिसिपेंट्स थे? तो सिलेक्शन जो हुई थी इनिशियली देयर वर 4000 पीपल। ओके। तो मतलब वो पूरे पाकिस्तान से हुई थी, मल्टीपल सेंटर्स थे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची, सब जगह से हुई थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहे, मतलब 100 हो गए, फिर 20, फिर 10, आखिरी टीम में सिर्फ 4 लोग थे। तो ये 4 लोग लिथुआनिया गए थे और उन्होंने कंपटीशन पाकिस्तान के लिए फाइट किया था। ओके, कितना टफ था मुकाबला? बहुत मुश्किल था। इसके अंदर एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरी होता है। सही। मैं प्रैक्टिकल का एक चीज़ बताता हूँ। उसमें एक डायसेक्शन थी, उसके अंदर उन्होंने एक बी दी थी, उस बी की डायसेक्शन करनी थी और उसका मुंह करना था, उसका स्पेसिफिकली लाइक माउथ पार्ट, उसके अंदर जो माउथ पार्ट था उसका डायसेक्शन करना था। मतलब इतनी छोटी छोटी डायसेक्शंस करनी थी, काफ़ी मुश्किल था। तो काफी डिटेल्ड, आई मीन कितनी छोटी सी चीज एग्जैक्ट कैसे परफॉर्म किया आपने? बिकॉज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सुनना। तो माइक्रोस्कोप में किया था परफॉर्म? डिटेल सुनना चाहते हैं। उन्होंने एक स्पेशल किस्म का माइक्रोस्कोप दिया हुआ था। यूजुअली सिर्फ एक लेंस होता है, उसमें 2 लेंसेज थे। मतलब पर्सपेक्टिव से देख सकते थे और माइक्रोस्कोप में इतनी जगह थी कि उसके नीचे डायसेक्शन भी परफॉर्म कर सकते थे। मतलब उन्होंने उसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स दिए हुए थे। ऑलराइट, सो क्या सेम परफॉर्म करना था सारों ने जो इस मुकाबले का हिस्सा थे, ताकि मालूम हो सके किसने बेहतर किया है? ये सबका टास्क डिफरेंट था? नहीं, सबको सेम टास्क मिलता था और 4 टास्क थे। मतलब जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है ये एनिमल मॉर्फोलॉजी में था। ओके, इसके अलावा क्या क्या था? फिजियोलॉजी भी था, उसमें रेड ब्लड सेल काउंटिंग थी, उसके अंदर लिवर की सिमुलेशन थी, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी भी थी जिसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब मुश्किल नाम ना लो, हमें खुद समझ नहीं आने। सॉरी। नहीं, जस्ट किडिंग। ओके, ऑलराइट। लेकिन या मेनली यही थे। यूजुअली हाई स्कूल लेवल नहीं होते, लेकिन हमारी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई थी प्रैक्टिकल के लिए निपजी में, फैसलाबाद। अच्छा, अभी आप वैसे स्टडी जो कर रहे हैं किस क्लास में है? अभी A लेवल ग्रेजुएट किया। A लेवल मुकम्मल कर लिया आपने। सो क्या इसमें एज ब्रैकेट थी इस मुकाबले में कि इस एज ब्रैकेट के ही स्टूडेंट्स आ सकते हैं? एज ब्रैकेट होती है, लेकिन यूजुअली एज ब्रैकेट के इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। यूजुअली होता है कि आपको हाई स्कूल में होना चाहिए। ठीक है। तो आप अगर आप हाई स्कूल में हैं, आप 20 साल के भी हों, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको बस हाई स्कूल में होना चाहिए। ओके, सही। आपका अपना कैसे इंटरेस्ट डेवलप है इसमें? बिकॉज ऑनेस्टली मुझे जितना याद है मैं बायोलॉजी आगे मैं परस्यू भी नहीं कर सकी थी मेडिकल की फील्ड में, क्योंकि वो एक फ्रॉग को जब उसकी डिसेक्शन करनी होती है तो उसमें भी मुझे होता था कि ओह माय गॉड कैसे होगी। सो ये कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप है ओवरऑल? मुझे आपकी फीलिंग बहुत पता है। लाइक आपको वो A लेवल्स में कभी डायसेक्शन नहीं होती। हमने पहली बार के लिए की थी ट्रेनिंग में, और हमने कॉकरोच की थी और उसका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखना था। तो मैंने वीडियोस भेजी थी अपने दोस्तों को, उन्होंने भी सेम चीज़ कहा था। लेकिन बचपन से बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। कॉकरोच की कॉकरोच की नहीं की थी हमने। सबसे इजी होती है कॉकरोच, आई थिंक। हाँ, फ्रॉग की थी। फ्रॉग की थी हमने। लेकिन मैं नेक्स्ट लेवल होता है, लेकिन पहले कॉकरोच की नहीं कराते? नहीं, आई थिंक फ्रॉग पहले कराते हैं, पहले करवाते हैं तो इजी होता है। लेकिन मैं बैक में थी क्योंकि ग्रुप्स बनते थे ना हमारे, तो मैं पीछे पीछे होती थी, तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था। लाइक मैं नहीं कर सकी थी। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, राइट? अब होता है, उन्होंने हमारे सामने बस हम एक यूनिवर्सिटी गए थे, उन्होंने हमारे सामने कॉकरोच पकड़ा था, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ मारा था और फिर उसके ऊपर लाइव डायसेक्शन की थी। मतलब बेहोश किया था ना? क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिकली। हाँ, मारते नहीं है। बेहोश करते हैं और एक ही बात है, बाद में मारी जाता है। नहीं मरता ना? कहाँ मरता है? क्लोरोफॉर्म से? नहीं, बाद में जब डायसेक्शन हो जाती है। हाँ, जब डायसेक्शन हो जाती है मर जाता है। उसने कहाँ बचना है उसके बाद? मतलब हमने उसका पूरा अच्छा, वो तो होता है कि वो तरीका बताते हैं। अब इतनी पुरानी बातों को मुझे याद नहीं आ रही। जिस तरह शरीर से खोलते हैं ना, वो बंद नहीं हो सकता। नहीं, वो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करी हूँ कि वो इस तरह से करते हैं, बट अदरवाइज सिखाते इसी तरह से कि आपने उसकी डायसेक्शन करनी है, एक तरीका बताते हैं और उसके बाद उसको स्टिच कर देते हैं। और फिर उसका पोस्ट ऑपरेशन केयर होगी, उसे सूप्स पिलाए जाएंगे एंड देन ही विल गेट फाइन। ऐसा नहीं होता। मैंने फॉलो अप नहीं किया। ना कॉकरोच बचता है तो ना गड्डू फ्रॉग बचता है। जिस तरह से उसकी डायसेक्शन होती है, जिस तरह से उसे खोला खुला जाता है, तो वो नहीं बचता।
अगर पर मुझे तो पता एजुकेशनल ही नहीं पर्पस था। के लिए होता अगर मुझे पता होता मैं उस टाइम पे जो है वो एहतजाज करती कैसे। मुझे तो ये बताया गया था कि बस इसीलिए इसको बेहोश किया हुआ, तो मुझे लगा कि बाद में इसको होश में ले आते होंगे। नहीं, बेहोश तो इसलिए किया होता है ताकि जब आप डायसेक्शन करते हो वो जो अंदर मूवमेंट है उसकी तो वो आप महसूस कर सके ना, क्या उसकी सर्कुलेशन एवरीथिंग। मैंने कभी डॉक्टर नहीं बना था और यही वजह है कि मैं कभी मेडिकल को परस्यू ही नहीं कर सकी। खैर मैं कर भी नहीं सकती थी, इतनी मैं लाइक नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एक रीज़न ज़रूर थी। चले आगे बढ़ते हैं जी। सो इस मुकाबले के लिए आपने वैसे कितनी मेहनत की? जब मालूम हो गया कि अब जाना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो ज़रा आप स्टडी भी कर रहे थे कि अच्छा पहले वाले इवेंट्स में क्या हुआ था, किस तरह के टास्क दिए गए थे, सो फिर अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया था? जैसे मैंने कहा था, निबजी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फैसलाबाद में है, उन्होंने हमें 2 हफ्ते के लिए रखा था कि इधर आके ट्रेनिंग करें। तो उधर उन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी की थी। उन्होंने हमें 2 प्रोफेसर्स भी असाइन कर दिए थे, वो हमारे साथ फुल टाइम होते थे। उन्होंने हमें लैब्स में भी दिया था, उन्होंने हमें इक्विपमेंट भी दे दी थी कि डॉर्म में जाके प्रैक्टिस कर लो जितनी भी प्रैक्टिस करनी है। नाइस, दैट मींस जितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे उन सबको वहाँ निबजी में बुला के ट्रेनिंग दी गई थी जी। सो क्या यहाँ पर भी वो बी की डायसेक्शन की थी पहले से? हमने वो कॉकरोच की थी, वो इधर ही की थी। सो बी की फर्स्ट टाइम की वहीं पर की जी। ओह, मतलब ये अनसीन किस्म का टास्क दिया गया आपको। जो ओलंपियाड में होता है वो ज़्यादातर अनसीन ही होता है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप कर सकें। मतलब जो बी के डायसेक्शन थी उससे पहले उन्होंने 7 पेजेस की बस इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। ठीक है कि ऐसे करते हैं, ये इसका ये पार्ट है, ये माइक्रोस्कोप ऐसे यूज करते हैं, उन्होंने सब कुछ बताया हुआ होता है। आपको बस रीड करके करना होता है। सरप्राइज जरूर देते हैं लेकिन साथ में इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि इस तरीके से आप मैनेज करेंगे जी। जो उनका थ्योरी का एग्जाम होता है वो भी ऐसा ही होता है। मतलब वो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ वो 3-4 ग्राफ्स भी देते हैं और एक पूरा पेज ऑफ बस कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो आपको बस पढ़ना होता है। अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती आप फिर भी कर सकते हो क्वेश्चन। ओके अच्छा, जो बाकी मुल्कों से स्टूडेंट्स आए हुए थे उनसे इंटरेक्शन करना, वो जो एक्सपोजर एक आपका होता है, आप एक दूसरे से समझ रहे होते हैं, उनसे मुतालिक बात हो रही होती है कि आपके वहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती हैं, या व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम देम? The exposure was probably one of the biggest things. मतलब हमारा 1 हफ्ते का ट्रिप था उधर का और सिर्फ 2 दिन एग्जाम हुए थे। बाकी 5 दिन वो हमें बाहर लेके गए थे कि बाकी सबके साथ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ करो, उनके साथ बातें करो। हमारा एक सेशन भी हुआ था एक CEO के साथ और उसने एक ही एडवाइस दी थी कि बाकी सबके साथ नेटवर्क करो। देखिए, नेटवर्क इज़ द की। मौजूदा दौर में नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन आपने एक हेल्दी नेटवर्किंग करनी होती है और इट्स वेरी गुड कि आप अपनी फील्ड में रहते हुए आप देखते हैं कि अच्छा, एंड अदरवाइज दूसरी फील्ड्स के साथ भी मे बी कोलैबोरेशंस हो सकें। ये जो आपको सिल्वर मेडल मिला, ये जो प्रैक्टिकल था इसकी वजह से मिला, थ्योरी की वजह से मिला, या ओवरऑल इसमें नंबर्स कंपाइल होते हैं? वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स लगाते हैं जो मैं इंटू नहीं जाऊँगा, लेकिन वो देखते हैं कि एवरेज से ज़्यादा कितने थे। तो मतलब सिल्वर मतलब 30% to 10% टॉप परफॉर्मर्स को मिलता है। ओके तो वो दोनों प्रैक्टिकल्स और थ्योरी को कंबाइन करके देखते हैं, दोनों की इक्वल वेटेज होती है। यानी आपके अलावा और को भी मिला सिल्वर? जी। ओके, जो जिसको भी 30% से लेकर 10% तक फॉल कर रहे थे उनको मिला जी। ऑलराइट। सो ये जो मोहम्मद मुताहिर थे, ये भी पाकिस्तान के थे, एजाज़ सनद भी इनको मिली थी, इनसे इंटरेक्शन आपकी हुई? इन्होंने भी सेम परफॉर्म किया था? मैं इनके साथ था 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग में, अच्छी दोस्ती बन गई थी और ही गॉट मेरिट ऑनरेबल मेंशन। मतलब आई थिंक इट वाज 70 to 60% who falls in that category. ओके, सो इसमें क्या सबको इम्तिहान सेम दिया गया था, थ्योरी का भी प्रैक्टिकल में, जितने पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पर? जी, सबको सेम था। थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि इतने ज़्यादा कंट्रीज होते हैं तो वो उनके लिए ट्रांसलेट करके रख देते हैं, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज में ही फ़र्क होता है। टास्क सब सेम होता है? या टास्क तो सेम होता है। टास्क में किस तरह से फ़र्क आता है परफॉर्म करते हुए? टास्क में लैंग्वेज की वजह से। ओके, हाँ, लैंग्वेज की वजह से मैंने एक बात की थी फ्रॉम समवन फ्रॉम लक्समबर्ग, तो वो फ्रेंच में कर रहा था। मुझे मुश्किल आई थी कि उन्होंने बहुत मुश्किल नाम दिए हुए थे कि बी का ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टो का ये नाम होता है, ये उसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेग का ये नाम होता है। तो फ्रेंच में उन्होंने उसको बस ट्रांसलेट करके लिख दिया फर्स्ट लेग। सही। तो मतलब उनके लिए बहुत इजी हो गया था पढ़ना। तो ठीक है ना, ये तो आसानी की है, ये तो आसानी होगी ना उनके लिए खुद ब खुद। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा सीखी है इस कंपटीशन से, जो आपको लगता है कि आगे आपकी फील्ड में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी? एक तो नेटवर्किंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कोई एक चीज़ होती है ना, जब आपको एक्सपोजर मिलता है, आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, सो आपकी पर्सनैलिटी में एक फ़र्क आता है। सो क्या आपने सीखा? आई थिंक प्रॉब्ली क्रिटिकल सॉल्विंग।
जैसे आप इधर के बोर्ड एग्जाम्स देखें, वो आप एक पूरी टेक्स्ट बुक को रट्टा करते हैं और फिर उसके बेस्ड बस आप सॉल्व करते हैं। सही। उधर जाके आपके पास इंफॉर्मेशन भी होए, अगर आप उनके इंफॉर्मेशन ना समझ पाए तो फिर आपसे नहीं सॉल्व होएगा। सही। या क्योंकि वो बहुत यूनिक क्वेश्चन देते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, वो कहेंगे कि अगर न्यूक्लियस के अंदर ये होए और ये भी हो और ये भी होए तो फिर क्या होएगा। हाँ, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेट करके चीज को ठीक है ना, वो कह रहा है सोचो, सोचो। ज़हन पे जोर डालो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल की यूथ में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना भी एक बहुत बड़ी बात है सोशल मीडिया के दौर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें ओवरऑल। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वक्त बाकी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं? हम एक्चुअली हमने एक पूरी अलमनाई ग्रुप चैट बनाई हुई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू गेट इनटू MIT बाय बिलाल, उसके डिस्क्रिप्शन में एक डिस्कॉर्ड लिंक है, उसके अंदर सारे अलमनाई होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे वो बताएंगे। और दिस इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट, तो NSTC नाम है प्रोग्राम का। आप साइन अप कर सकते हैं। आई थिंक इस साल का साइन अप पीरियड खत्म हो गया है, तो आप अगले साल साइन अप कर सकते हैं। आपने इसके अलावा भी कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? जी, काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन मोस्टली बायोलॉजी बेस्ड ही होते हैं। ओके, आपका शौक ही बायो से है? या मेरा दोस्त था बुराफे, तो उसके साथ मैंने इकोलॉजी में भी किया था, एग्रीकल्चर में भी किया था, लेकिन ज़्यादातर बायोलॉजी के रिलेटेड ही होते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू नो आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो? इस साल उन्होंने एक न्यू प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस किया था, वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी था। ओके, तो मैं प्रॉब्ली भी उसमें ही जाना चाहता हूँ। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी समझाएं ज़रा। मतलब जो उन्होंने प्रैक्टिकल दिया था, उन्होंने लाइक न्यूक्लियस दिया हुआ था और उसके अंदर लाइक फ्यूचर डेवलपमेंट सिमुलेट की हुई थी। अच्छा, या कि उसके अंदर हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं सेल को? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, उसका भी हमने थियरी में पढ़ा था, हमारा प्रैक्टिकल नहीं आया था। लेकिन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे सिमुलेशंस होगी, ठीक है, तो वो उसे कहते हैं इन सिलिका, तो ये आती हैं। मतलब इन रियल लाइफ नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर पे जो प्रैक्टिकल्स करते हो वो बस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होती है। बहुत डिफरेंट सा सब्जेक्ट है ये, बट इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? आई थिंक अब जो AI आ रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, कंप्यूटेशनल पावर भी बढ़ रही है, तो आप प्रोटीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। कंपनीज भी बन गए हैं पूरी जो प्रोटीन्स को बनाती हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे आप कंपनी को बस कह दें कि मुझे एक प्रोटीन चाहिए जो ये करती है, वो एक AI को कह देंगे कि ऐसे डिज़ाइन करो, और वो प्रोटीन के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो उसको डिज़ाइन करेगी कि वो ऐसे काम करे। ओके, अच्छा, मतलब आप लोगों को साथ साथ, बिकॉज हम AI की बात करें तो मेडिकल की फील्ड में भी AI को साथ साथ इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है ओवरऑल। सो आप लोगों को थ्रू आउट AI को साथ लेके चलना इस एज से इस लेवल पे ही सिखाया जा रहा है। अब तो दिस वाज द फर्स्ट ईयर जो उन्होंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज आई थिंक उनको भी पता चल रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, जाहिर है कि देखिए यूजुअली हम ये सोच रहे होते हैं कि AI वो पढ़ेगा जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, या उसमें वो करियर बनाना चाह रहा है। बट जैसे सबीन ने भी कहा कहते हैं कि अब हर फील्ड में हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मेडिसिन में भी जाहिर कर रहे हैं कि एक रिवायती डॉक्टर शायद उस तरह से कामयाब नहीं होगा, या रिवायती बायोलॉजिस्ट उस तरह से कामयाब नहीं होगा जिस तरह से AI को इनकॉर्पोरेट करने वाला कामयाब होगा आगे चलकर इस दुनिया में। सो आपके जो बाकी स्टूडेंट्स डिफरेंट मुल्कों से जो पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, आपने ये महसूस किया कि अच्छा अगर वो इस खत्ते से या इस मुल्क से है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या ज़्यादा उसको लगता है कि मुझे पता है, या कि यू ऑल वर एट सेम पेज, ये महसूस हुआ? मैंने पहले मेंशन किया था कि पाकिस्तान में 4000 लोग थे ना, अब चाइना से पूछो उनके 2 मिलियन एप्लीकेंट्स होते हैं शायद। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो उनके टॉप 4 हैं वो ज़्यादा कंपेटिटिव प्रोसेस के थ्रू गए होंगे, उनको ऑब्वियसली ज़्यादा पता होएगा। तो चाइना मुझे लगता है इस बार भी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 चाइना के हैं। ओके, तो उनके दूसरे मुल्कों के ज़्यादा कंपेटिटिव प्रोसेस होते हैं। सो इज इट बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट कम है हमारी यूथ का, हमारे बच्चों का बायोलॉजी में? जैसे मैंने अप्लाई किया था तो 4000 लोग थे, अगले साल मुझे लगता है 12000 लोग हो गए हैं। तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अवेयरनेस का मसला है कि हम सही तरीके से उसको एडवर्टाइज नहीं कर सके, क्योंकि मैं जिस तरह पहले कहती कि कॉम्पिटिशन्स का अक्सर नहीं पता चलता, जब हो जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा वो फलाना गया था तो हम भी शायद चले जाते हैं। ये वाला इशू आपको लगता है, या ओवरऑल आपको लगता है कि कम इंटरेस्ट है यहाँ पे यूथ का बायोलॉजी? मुझे भी लगता है अवेयरनेस का इशू है। अवेयरनेस का, जैसे मैंने अप्लाई किया था, मुझे 2 दिन पहले एप्लीकेशन डेट से पता चला था कि ये एक चीज़ भी है, तो मैंने बहुत जल्दी में अप्लाई किया था।
आपको बस सही। मालूम हुआ, खुद आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं था कि हाई स्कूल में या जिस जी इदारे हाई में स्कूल आप ने हो? नहीं एडवर्टाइज किया था। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर अलमनाई होने के नाते आप लोगों को भी इसमें अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए, जिस तरह आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि आप लोगों का ग्रुप भी है। सो इस बार कोई प्लान आप लोग बना सकते हैं इस तरह का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सकता हो, सो दैट अप्लाई करें, बिकॉज वी रियली वांट कि ये जो 4000 एप्लीकेंट्स हैं ये भी अब कुछ जाएं, ज़्यादा नंबर इसका हो कि कम से कम पार्टिसिपेशन एप्लीकेशंस तो ज़्यादा जाएं। हम अलमनाई ग्रुप चैट में ऐसे बहुत बातें होती हैं, काफ़ी प्लान्स भी होते हैं और हम रीच आउट भी होते हैं फ्रॉम पीपल हु आर्ट अलमनाई, कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी हमें हेल्प करनी है रीच आउट करने में, मतलब इंक्रीज़ करने में, क्योंकि सबको अब आइडिया हो रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। सही, ग्रेट। कोई मैसेज आप देना चाहते हो यूथ को? कोई मैसेज मैं बस कहूँगा कि अगर आपको कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले आपको ज़रूर अवेल करनी चाहिए, और अगले साल जब खुलेगा, इसी टाइम के करीब खुलेगा, तो डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। बिल्कुल ठीक है। हसन आतिफ बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे और इस ओलंपियाड से मुताल्लिक जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो होल प्रोसेस, और उसके बाद जो आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आता है कि यू हैव डन दैट, जिस तरह से एक टफ कंपटीशन, पहले की जो एक स्क्रूटनी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देन वहाँ जाकर जहाँ इतने मुल्कों से इतने स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट स्ट्रेंथ के लोग, उनमें जाके कम्पीट करना, स्टैंड आउट करना, इट्स ऑफ कोर्स चैलेंजिंग, लेकिन आपने करते दिखाया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। एक मेरा गोल होता है कि 1 आइडिया पर वीडियो हो, कि एक ऑडियंस के लिए 3 आइडियाज़ कंज्यूम करना बहुत टफ है, और दूसरा कि जो कंटेंट है वो उनकी ज़िंदगियों से रिलेटेबल हो। जैसे अगर मैं ऑयल और मोबिलिटी या ट्रांसपोर्ट पे कोई वीडियो बना रही हूँ, तो वो ऐसी चीज़ है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हो जाए हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं हमेशा किसी रिलेटेबल चीज़ से स्टार्ट करती हूँ और फिर उनको एक डेटा पॉइंट दे देती हूँ जिसको वो बहुत ईजिली अब्जॉर्ब कर पाते हैं। ओके, आपको खुद किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना ज़्यादा पसंद है? तो ऑब्वियसली जो चल रहा होता है करंट वो तो आप कवर कर, लेकिन खुद होता है ना कि अच्छा ये मेरी नीचे, ये मेरा टॉपिक है। कुछ चीज़ें इकोनॉमी में जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान का बिजली का निज़ाम, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बारे में और कंटेंट देखें, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से वरना समझाया जाता है लोगों को। एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि वो हमारे GDP का इतना बड़ा प्रोपोर्शन है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स एक्सेट्रा में। कोई ऐसी वीडियो भी बनाई थी कि बिजली का बिल कैसे कम आए? बिजली का बिल बिल्कुल कैसे कम आए। सोलर पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, और अब सोलर बूम के बाद पाकिस्तानी बैटरीज अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे बिजली और सस्ती हो जाएगी, और उसका बाकी ग्रिड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो इस पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। क्लीन एनर्जी पे भी इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर इज वन ऑफ देम। बिल्कुल। क्या इसकी रीच ज़ाहिर हम फिर बात करते हैं कि मसाला हमें ज़्यादा नज़र आता है सोशल मीडिया पे, इसको इस तरह रखते हैं शोएब, अक्सर जब हम बात करते हैं ना, जब कोई इस तरह का कंटेंट बना रहा होता है जो कि नामुनासिब होता है या जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, इंफॉर्मेटिव नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ होता है, तो हम जब अक्सर ये बात करते हैं कि आप अच्छा कंटेंट क्यों नहीं बनाते, इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्यों नहीं बनाते, तो जवाब आगे से ये आता है कि लोग देखते ही नहीं है, हमारे व्यूज़ ही नहीं आते। हम बहुत अरसे से ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं व्यूज़ आ रहे थे। अब जब हमने ऐसा मसाला वाला कंटेंट बनाना शुरू किया, लोग देखते हैं, व्यूज़ आते हैं यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से भी, और वहाँ से हमें पैसा आ रहा होता है। अब आप तो इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रही हैं, तो किस तरह से लोग देख रहे हैं? क्या ये वाकई चैलेंजिंग है उस पर एंगेजमेंट जनरेट करना? बिल्कुल चैलेंजिंग है। अगर मैं जैसे आप कह रही हैं कि मसाला कंटेंट बनाऊं, तो मुझे पता है कि उसकी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो मैं अभी कंटेंट बना रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि वो डेटा, इंफॉर्मेशन, हार्ड कोर रिपोर्ट, रिसर्च ना हो, वो इमोशनल हो। आई थिंक लोग इमोशंस जब आप इंक्लूड करें किसी भी कंटेंट में, तो वो नेचुरली रिएक्ट करते हैं टू दोज इमोशंस। वो अगर एक्साइटेड फील कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन सुन के, या वो ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, तो देन इट रियली रेजोनेट्स, और फिर वो उसको देखना पसंद भी करते हैं। और जैसे मैं कभी कभी सरप्राइज होती हूँ कि मैंने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे वीडियो बनाई, लेकिन लोग मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मेरे से बड़े टफ सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, देखिए आपकी ऑडियंस जो है वो फिर डिफाइन हो जाती है, आप टारगेट ऑडियंस आपकी डिफरेंट हो जाती है, और फिर वो ऑडियंस देखती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप
बनाना चाहें, अच्छा काम करना चाहें तो आप अच्छा Space काम तो कर है। सकते हैं। एक स्पेस तो है आई जो हो थिंक सकती अच्छे काम की स्पेस तो ज्यादा है, बिकॉज बुरा काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी भी है, सो स्पेस Absolutely. टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बट आल्सो अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। मुश्किल टॉपिक को आसान करना, इज इट अ चैलेंज? इट्स अ बिग चैलेंज। आई थिंक सबसे कॉम्प्लेक्स यही चैलेंज है कि किसी चीज़ को सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए आपको खुद उसको समझना पड़ता है फुल डीप जाके, और फिर आपको किसी और को समझाना पड़ता है। तो मेरा जो ज़्यादा टाइम है वो वीडियो बनाने या एडिटिंग करने में नहीं गुजरता, वो रिसर्च में गुजरता है, और कि फैक्चुअल सोर्सेज मैं यूज़ करूँ और मैं खुद उसको इतना अच्छा समझ लूँ कि फिर मैं एक 5 साल के 10 साल के बच्चे को भी समझा लूँ और फिर एक 50 आपने साल बहुत के टेक्निकल इंसान को टर्म्स भी। का इस्तेमाल भी नहीं करना, बिल्कुल। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं उसमें डालनी जो कि ऑडियंस को समझ ना आए, तो आपने आसान भी करना है और उसे प्रिसाइज भी रखना है। अच्छा, ये तो फुल टाइम जॉब एक तरह से हो गई। व्हाट बिल्कुल। डू यू डू इसके अलावा? सो मैं एक थिंक टैंक के लिए काम करती हूँ जो कि क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं। उसकी पॉलिसी, एडवोकेसी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे, और मुझे काफ़ी इससे भी मेरी जो अपनी नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है। और ऑब्वियसली वो बहुत कॉम्प्लेक्स काम करते हैं और मैं उसका जो सिंपलर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है उस पर ऑपरेट कर रही होती हूँ। So, आपको अपने इस कंटेंट की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में आसानी होती है? बिल्कुल आसानी होती है, क्योंकि मेरे पास एक स्किल डेवलप हो गया है कि मैं किसी भी डोमेन में अगर जाऊं तो मैं उसको बड़ी क्विकली अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, क्योंकि अब मेरा रिसर्च का जो प्रोसेस है वो इतना अच्छा हो गया है कि अगर आप मुझे कोई नई डोमेन देंगे, आप मुझे जैसे कहेंगे कि आप क्रिप्टो समझ लें, तो मुझे शायद 2-3 दिन लगेंगे, उसमें मैं फुल डीप जाके रिसर्च करूँगी और फिर 3 दिन बाद मैं आपसे एजुकेटेड सवाल कर सकूँगी कि अच्छा आप मुझे अब ये समझाएं, ये बताएं, एक्सेट्रा। तो Wow, इससे that's बहुत great. मदद होती है। अक्सर ऐसा होता है जब आपकी रीच अच्छी होती है तो जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हैं उनको भी महसूस होता है कि हमें हमारा एसेट है ना ये, बिकॉज ज़रा इसकी इतनी रीच है, तो वो कहते होंगे आप तो हमारा एम्बेसडर हैं, ये हो रहा होता है। डिजिटल ही आजकल है, आपकी प्रेजेंस वहाँ पे होना, आप किसी भी फील्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते कि अच्छा हमारे चेहरा ना है इस तरह से, तो अब तो वो AI उनकी है, strength है अब ना। तो हाँ, हो सकता है वो प्रोडक्शन में अच्छे हो सकता है वो आइडिया में अच्छे हो। सिर्फ प्रोडक्शन में अच्छे हो, इवन अगर आपने काम करना भी है सामने आके, तो आप अपने चेहरा छुपाए बगैर और भी बहुत सारे तरीके जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। कौन सी वीडियो है जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज आए आपके अभी तक? सबसे ज्यादा एंगेजमेंट ज्यादा आई उस वीडियो की। आई थिंक एंगेजमेंट एंड व्यूज, मैंने अभी बकरा ईद पे एक वीडियो बनाई कि जो बकरा ईद है वो एक वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म भी है, बिल्कुल है। कि वो टॉप ऑफ द सोसाइटी से बॉटम ऑफ सोसाइटी तक पैसे ट्रांसफर करता है, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी एनिमल्स रेस करते हैं वो रूरल एरियाज में रेज हो रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली उनके पास पैसा जा रहा है और इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी जनरेट, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आई थिंक लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाए, क्योंकि कभी कभी आप अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को इस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे होते कि ये एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रही है इससे, या लोगों को फायदा हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उसका ये इकोनॉमी का एस्पेक्ट है, बिल्कुल। और चूंकि आपका सब्जेक्ट भी ज़्यादा इकोनॉमी एंड ट्रेड और सोशल उससे होता है, तो आप उसको सबको कंबाइन भी कर रही होती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि वीडियो बनाने के बाद एहसास हुआ हो, जैसे नीचे कमेंट्स आते हैं और इतनी पढ़े लिखी आवाम के कमेंट्स आते हैं, आप सोच रहे होते हैं ओहो आई मिस्ड दैट पॉइंट, ये तो मुझे ऐड करना चाहिए था, या ये जो मैंने बात कर दी मुझे इस तरह करनी चाहिए थी, ऐसा होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे मुझे समझ आती है कि लोग काफ़ी एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड है, और मेरे से भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, और वो मेरे से अगर सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसे क्यों नहीं बोला, तो मैं उनका पॉइंट बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे अगर मैंने क्लीन एनर्जी पे वीडियो बनाई है, तो अगला सवाल किसी ने कहा कि आप ईवीज पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे, तो फिर मैंने ईवीज पे वीडियो बनाई, बिकॉज मुझे लगा ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल, आइडियाज़ भी मिल जाते हैं और लोग भी खुश होते हैं कि ठीक है, ये हम क्यूरियस थे इस सवाल के बारे में, उसका जवाब आपने दे दिया है। तो बड़ी लॉयल ऑडियंस है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ इंस्टा पे है या फिर अब यूट्यूब पे भी आप कर रही हैं? मैं अभी इंस्टाग्राम पे ही कर रही हूँ प्राइमरीली। यूट्यूब पे मुझे लगता है लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स भी है ना, आप सेम वीडियो शॉर्ट्स पे भी खैर अपलोड कर सकते हैं। अगेन दैट्स योर चॉइस, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप 1-2 प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ ज़रूर होते हैं जिनकी फिर टीम्स होती हैं, वो सारा कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पे डाल भी रहे होते हैं। हमें तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में जाते हुए लगता है ओहो ये तो एक नया टास्क है। एक टास्क है, लेकिन वो जो आप शॉर्ट्स की बात करें ना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बना पा रहे होते, जिस तरह आपका काम है, या वैसे भी बाज़ औक़ात आप सिर्फ छोटी बात करना चाह रहे थे, बिकॉज जो जैसा शुएब ने बात की कि अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि
अब बड़ी बड़ी वीडियोस शायद ही बड़ा कम लोग देखते ज़रूर हैं, अभी भी देखें यूट्यूबर्स कितना काम कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं वो काम भी, बट ये है कि शॉर्ट्स की सूरत में भी लेकिन देखिए वो जो बहुत काम देख भी रहे हैं लोग उनका वो उनके शॉर्ट्स की वजह से नहीं है, वो किसी न किसी ऐसे उनकी अच्छा छोटे कंटेंट की वजह से ना वो छोटा फिर कंटेंट वो अपलोड click करते हैं, हाँ वो link कहते हैं पे। कि अब आप मुकम्मल वीडियो के लिए वहां चले जाएं, बट दैट्स एन आइडिया टू कि आप इसको एक्सप्लेनर्स की तरफ भी जा सकते हैं, अगेन योर चॉइस कि अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, व्हाई नॉट, अगर आपको मिल रही हो तो क्यों नहीं हो। आई थिंक शॉर्ट्स आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होती हैं, जैसे आप चलते फिरते देख लेंगे, आदत हो गया ना स्क्रॉल करते करते, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देखिए एक्सप्लेनर्स आप प्रॉपर डेडिकेटेड होके देखेंगे, ये तो आप चलते फिरते मंचिंग करते हुए ट्रैवल करते हुए आप कम्यूट कर रहे हैं तो आपने देख लिया, या फ्री बैठे हुए हैं आपने देख लिया, लंच ब्रेक में आपने देख लिया, बट फॉर द एक्सप्लेनर एंड द डिटेल्ड वीडियोस के लिए यू नीड सम टाइम जिसमें आप प्रॉपर्ली इस वीडियो को तब देखेंगे अगर आप वाकई उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। तो कोई मैसेज आप देना चाहते हो स्पेशली उन लोगों को जो कि अभी कंटेंट जर्नी में आगाज़ में हैं और आपको लगता है कुछ गलती है जो वो कर रहे हैं? आई थिंक ज़्यादा चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, वो बहुत ज़रूरी है, और ये भी कि आप बहुत इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर आप इफ़ यू थिंक दैट आपके पास कुछ ऐसा है जो कि वैल्यूएबल है, जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेशनल हो, बहुत सारे अकाउंट्स हैं वो अपनी रूरल लाइव्स को कवर कर रहे होते हैं, या बहुत सारी खवातीन हैं वो अपनी डेली रूटीन्स को कवर कर सकते हैं, अपनी चॉइस है बिल्कुल, और ये सब बहुत ज़रूरी है, ये कंटेंट ज़रूर होना चाहिए पाकिस्तान में, तो बस कमिटेड रहें और कंसिस्टेंट रहें। बिकॉज हम जब भी ये सवाल किसी से करते हैं ना कंटेंट क्रिएटर से, तो ये जवाब यही होता है कंसिस्टेंसी, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो वीडियोस बना के ना बैठ नहीं जाया जाता, कंसिस्टेंसी इज द की। समरीन थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद, इट्स ग्रेट टू हैव यू, माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत बड़े अच्छे डोमेन में, बड़े एक डिसेंट सा आपका स्टाइल है माशाल्लाह, और जिस तरह से वो जो कंजम्पशन है आपके कंटेंट की वो बहुत अच्छी लग रही है, हाँ जो कि बहुत पढ़ा लिखा काम है, बिकॉज यार हम देखते हैं ठीक है अगर कोई एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से कर रहा है कंटेंट उसकी अपनी चॉइस है, बट वी नीड दिस कंटेंट एज वेल जिसमें आप लोगों को एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो तभी उनकी ज़िंदगी में थोड़ी आसानी भी आ रही होती है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज एंटरटेनमेंट, एजुकेशन इज ऑलवेज द पार्ट। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दूं। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, बेयारो मददगार। दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा इमोशनल मैसेज करूंगी कि वहां से भागे भागे आएंगे। अब मैं क्या करूंगी?
कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। वाओ वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इमेजिन आपको घूमने का शौक हो और उस शौक से आपको पैसे आ रहे हो। आई मीन नथिंग कैन बी बेटर देन दिस ऑब्वियसली। आपका पैशन, आपका प्रोफेशन हो, एब्सोल्युटली। शौक का शौक पूरा और पैसे का पैसा। शौक को आपने इस तरह से मॉडिफाई किया है और बड़ा प्लान्ड मॉडिफाई किया आपने कि यू नो वो प्रोफेशनली आप उसको लेकर चल रहे हो। और मे भी बाजू का शुभ लोग अपने पैशन को लेकर इतने सीरियस होते हैं कि पैसा बाय प्रोडक्ट बन जाता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं, अपने पैशन को लेके चल रहे हैं और साथ साथ यू नो डिफरेंट एवेन्यूज उनके लिए खुल रहे हैं एंड देन उससे वो अर्न भी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात हम कराने वाले हैं। कई सालों से माशाल्लाह वो कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करती हैं, बहुत से इदारों के साथ मिलकर वो काम कर रही होती हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करती हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। लेकिन जो रिसेंटली उनका काम था जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली वो था मार्के हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का जो मेन इवेंट हुआ था, उसमें मॉन्यूमेंट की आप बीती। There was a 6 minutes डॉक्यूमेंट्री जो कि हकाइक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म थी कि किस तरह से भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम में और उसके बाद का सारा सिनेरियो उन्होंने दिखाया। तो आपकी मुलाकात कराएंगे खदीजा नूर से। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खदीजा बहुत शुक्रिया। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस कंटेंट? Almost 7 years now. माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। ट्रैवल ज़्यादा किया है आपने? ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है, ट्रैवल पे डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़्यादा बनाई हैं, फिल्म्स बहुत ज़्यादा बनाई हैं। और नाउ दैट आई एम बैक इन पाकिस्तान आई ट्राई टू वर्क मोर फॉर पाकिस्तान। माशाल्लाह, या क्या बात। ज़रा डॉक्यूमेंट्री के हवाले से हमें बताइएगा। इट्स सो क्लोज टू आवर हार्ट्स एज वेल, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड ब्रेड हियर और इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट की आप बीती, क्या हुआ हमारे साथ पिछले साल, वो सारी चीज़ें लेके आना, लिखना, क्योंकि दिस वाज रिटन बाय जो सर होस्ट कर रहे थे पूरा मार्का हक का इवेंट, उन्होंने खुद लिखी थी। तो वो भी हमारे लिए बहुत दिल के करीब थी। हमारी टीम के 6-7 लोगों ने इस पर मिल के काम किया, हमने AI जनरेशन्स की, हमने उस पर पूरी कहानी, उसका वॉइस ओवर और वो सारी चीज़ें हमने इतने दिल से की, इतने पैशन से की, क्योंकि हमें पता था कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर ओन कंट्री। तो उसके अंदर वही जैसे आपने कहा कि पूरी हिस्ट्री कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे हमें हमेशा से एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो हमारे बारे में बनाया जाता है वो, और उसके बाद हमने क्या कर दिखाया, हमारी कौम कितनी रिजिलियंट है, हमारी फ़ौज, हमारे लोग, बिल्कुल जितनी भी पावर्स उस चीज़ में मिलकर काम कर रही थी, हमने उन सबको उसके अंदर मेंशन किया है। ग्रेट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस फिल्म में देखें आप, शॉर्ट फिल्म है, 6 मिनट की है, उस 6 मिनट में उसे कंपाइल करना, व्हेन यू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स दैट वाज अ चैलेंज फॉर यू कि अच्छा क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, कितनी प्रिसाइज रखनी है, कि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट फिल्म में। 100%। हमारे पास ये 15 मिनट की स्क्रिप्ट आई थी। ओके। 15 मिनट की स्क्रिप्ट मीन्स 20 मिनट का उस पर विजुअल कॉन्टेंट।
तो वो बहुत ज़्यादा होता है, अटेंशन स्पैन भी अब लोगों का बहुत कम है क्योंकि हम रील्स, डूम स्क्रॉलिंग एंड ऑल दैट। बिल्कुल। तो वी कट इट शॉर्ट, लेकिन हमने मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर रखी है जो लोगों को पता होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे मुल्क के लोगों को तो पता होनी चाहिए अपने ही मुल्क के बारे में या अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो So it's a voiceover and visual, right? It's a voiceover and visual, and we did mapping on the monument itself. So it was monuments आप बीती, इस्लामाबाद monuments आप बीती। Okay. तो हम लोगों ने उसी monument के ऊपर बड़े projectors लगा के, तकरीबन 6 हमारे projectors लगे थे, and we projected the entire video on the monument. Okay, ज़बरदस्त। अच्छा, जब travel की तरफ हम ज़रा आते हैं, कितने कंट्रीज़ आपने विज़िट किए और किस तरह से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं? I've been to around 19 countries. As of now, और मैं इंफॉर्मेशन तो, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक नहीं है, मुझे फिल्म मेकिंग का शौक है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आई मेक फिल्म्स, आई शो द प्लेसेस के लोग देख के उसको ये बोलेंगे यार मुझे वहाँ जाना है। Okay. So I used to work for a lot of tourism boards. I've also worked for Pakistan Tourism Board quite a lot. Recently I went to London with them. तो मैं इस तरह बनाती थी films कि लोग देखें। उसके बाद a lot of different hospitality brands as well. मेरा सबसे interesting project है, I worked in 9 countries for Asian Football Confederation. Wow. So I'm the only female director to have worked with names like Ronaldo, Neymar. I have interviewed a lot of players, Abdulaziz Hatem, Pedro Miguel. So I am the only director here to have worked. Share your experience when once you met Ronaldo and you interviewed him. Share your experience. I mean, I don't know. It's so crazy. It's overwhelming as well. Yeah. Even now that I think about it, it's बड़ा मुश्किल होता है एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में काम करना। ये बिल्कुल तो जब मैं इस तरह के स्टेडियम्स में जाती थी, क्योंकि मुझे फुटबॉल का शौक भी नहीं था और मुझे इतना पता भी नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई वेंट देयर, और मैं एक बहुत ही छोटे स्टेडियम से मैंने स्टार्ट किया था इन उज़्बेकिस्तान। सो आई वेंट टू पख्ताकोर स्टेडियम में एंटर हो रही हूँ और वो स्टेडियम बहुत बड़ा है बाकी लोगों के लिए जो मेरे साथ थे। आई वॉज वर्किंग विद द प्रोड्यूसर ऑफ फीफा, वो 15 साल से फीफा में काम कर रहे हैं, वो मेरे प्रोड्यूसर हैं, मैं उनकी डायरेक्टर हूँ, मैं उनके साथ जा रही हूँ। और द प्लेस, द स्टेडियम वो बहुत बड़ा है मेरे लिए, वो स्टेज मेरे लिए बहुत बड़ा है, एंड आई एम द ओनली फीमेल देयर। और वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा, और मैं वो वॉक ले रही हूँ, और मुझे ऑनेस्टली मुझे उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा। मैं सिर्फ आई एम जस्ट सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर बीइंग हियर। और उसके बाद मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद आई डिड पख्ताकोर की पूरी वो ताशकंद सिटी, समरकंद, बुखारा, वो सारा मैंने शूट किया, क्योंकि वो ट्रैवल का काम था तो मेरे लिए बड़ा आसान था। वो करने के बाद आई डिड अ प्लेयर इंटरव्यू। तो वो प्लेयर, अब उनका तो नेशनल प्लेयर है ऑब्वियसली, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको देखा ही नहीं, तो मेरे लिए फॉलो नहीं किया फुटबॉल को, तो फॉर यू इट्स जस्ट अ प्लेयर। तो मैं उसका इंटरव्यू कर रही हूँ और मैं बड़े तरीके से उसको बता रही हूँ कि हाँ यू कैन सिट हियर, यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दैट। खैर fast forward, we go to Riyadh, and we have to shoot for Al Nassr and Al Hilal, two of the biggest like clubs. And I, मतलब मेरी बात सुने कि मैं जा रही हूँ फुटबॉल का शूट करने, I didn't know that Ronaldo will be playing in that. इस शूट से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ही मुझे पता चला था। ठीक है। उसके बाद तो फिर मेरी क्या, क्योंकि वही तो पता था हमें, बचपन से वही तो पता होता है, रोनाल्डो, मेसी और नेमार ही तो होते हैं। तो फिर खैर आई वेंट इनटू अल नसर स्टेडियम। पूरी दुनिया ही अलग है वो, मतलब इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आप जा रहे हो और वो स्टेडियम से 2x बड़ा स्टेडियम है, उन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो और आप उनसे मिल सकते हो। और फिर खैर आई स्टार्टेड शूटिंग देयर। आई वेंट टू द जो उनका चेंजिंग रूम होता है, उसके अंदर रोनाल्डो की जर्सी और बाकी सारे प्लेयर्स की जर्सी और सब कुछ। And when I went to the stadium itself, like the pitch, I again was the only woman on the pitch there. The whole team. Yes, I had a team of 3. मेरे साथ 3 लोग थे, एक सीरियन, 2 पाकिस्तानी, but I was the only woman there. तो मेरे लिए वो achievement, I think it's one of the most interesting projects I've done so far, and also
one of the biggest achievements in my life. Okay, but मैं जो वहीं आऊँगा रोनाल्डो से जो अच्छा interaction हाँ थी। रोनाल्डो से वो बड़ा पता है वो ओवरवेलमिंग होता है जब इतना Yes. बड़ा प्लेयर आपके सामने खड़ा होता है ना, he's very tall समझ ही नहीं आती ना, और जब तक समझ आती है काम हो चुका होता है। मैंने हैंडशेक किया and I just texted my friend group and they said, don't wash your hand, don't wash your hand ever in your life. Because Ronaldo fans are like crazy. Obviously. Wow. So एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू करने का, कैसे इंसान है वो, बिकॉज बहुत सारे लोग अच्छा मैंने रोनाल्डो को ऐसे इंटरव्यू नहीं किया हुआ ठीक है। कि वो एक सिट डाउन होता है, ठीक है, वो वैसे वो नहीं हुआ था, शॉर्ट्स थे कुछ। यस ऑल्सो उनका ऐसा इंटरव्यू हुआ है कि वो खड़े हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। जो एक पर्सोना होता है जो आपका टीवी पे नज़र आता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, और जो आप रियल में होते हो वो आप बहुत डिफरेंट होते हो। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हम तो संभाल कर ही नहीं सकते ना, हम तो ऐसे खड़े होते हैं या वो खुद ही बोल रहा होता है, और जो बाकी ऑपोजिट टीम के भी प्लेयर्स होते हैं ना वो उसको ऐसे देख रहे होते हैं, अच्छा रोनाल्डो। तो हमने ज़ाहिर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो वो वैसे ही टीवी स्क्रीन पे हमने देखा है कि Exactly. The aura of that person क्या is, होता है। अच्छा जिस तरह आपने बार बार मेंशन किया कि आप एक वाहिद खातून थी, वाहिद फीमेल थी जो कि ग्राउंड में थी या डिफरेंट जगहों पे आपने बताया, क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी ये चैलेंजिंग होता है कि सिर्फ एक ही खातून वहाँ पर मौजूद हो और वो काम करी हो? क्या ये एक चैलेंज होता है? आई डेंट एक्सपेक्ट इट टू बी अ चैलेंज देयर, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमें फेस करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं मुल्क से बाहर जाऊंगी, ट्रैवल में तो इतना नहीं क्योंकि ट्रैवल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था जब मैं मुल्क से बाहर जाऊंगी टू डायरेक्ट समथिंग, दिस वोंट बी अ चैलेंज बट इट इज़ अ ग्लोबल चैलेंज। ओके यस, देखिए हमें यहाँ बैठ के लगता है कि शायद ये इस मुल्क का या कुछ खित्तों का ये चैलेंज है, बट इट्स ग्लोबल चैलेंज और आप फेस कर रहे होते हैं वो। बट ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, यू नो हर लिहाज से हम देखते हैं, माइंडसेट पे भी चूँकि काम हो रहा होता है, इंक्लूजन पे काम हो रहा होता है। इस वक्त किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? अच्छा इस वक्त आई रिसेंटली डिड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो यहाँ पर पाकिस्तान में आई थी जो वुमेन पे कॉन्फ्रेंस, वी वर द वंस जिन्होंने इवेंट प्रोडक्शन की, माई इवेंट कंपनी जिधर मैं काम करती हूँ, मेरिडोर प्रोडक्शंस, क्रेजी वर्क, हम वी वर द ओनली वंस जिन्होंने शुरू से लेके एंड तक उस पूरी कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया था। नो वी डिड द इवेंट प्रोडक्शन एंड द डॉक्यूमेंटेशन, प्री इवेंट वीडियो जो शुजा हैदर का भी गाना आया रिलीज हुआ फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, वी डिड द वीडियो फॉर इट। आई डायरेक्टेड द कर्टन रेजर वीडियो फॉर इंटरनेशनल फोरम्स फॉर दिस इवेंट, so it was one of the biggest projects as well. माशाल्लाह एट वेरी यंग एज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह आपने किए हैं, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी आपने बहुत से और प्रोजेक्ट्स करने हैं और हम इंशाल्लाह उससे मुतालिक भी शेयर करते रहेंगे। वक्त बड़ा मुख्तसर था बट जिस तरह से माशाल्लाह आप काम कर, सो ग्रेट टू हैव यू, वी सो प्राउड ऑफ यू। जिस तरह से आपने यू नो इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़बरदस्त काम किया एंड मुसलसल आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। खदीजा थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, आपने टाइम दिया हमें राइजिंग पाकिस्तान को। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। माशाल्लाह खदीजा बहुत मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्रग को दें। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत।
24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। जैसे हर किसान है अपनी फसल के यकीन का मरकज, एंग्रो मरकज है हर किसान का मरकज यकीन। एंग्रो मरकज पे आपको हर प्रोडक्ट वक्त पर मिलेगा, वो भी मेयार की गारंटी के साथ। एंग्रो मरकज, किसान का मरकज यकीन। शाबाश। ग्रेड्स तो तुम्हारे अच्छे हैं बेटा, शुक्रिया। और काफी बाएतमाद भी हो। ये वर्थ अकेडमी है, तुम्हें रिजेक्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन क्यों? अब से हमारा प्लान बी ही हमारा प्लान ए होगा। घंटे का मिनट, दिन का घंटा और हफ्ते का दिन। हम इस लाइफ प्लान के मुताबिक चलने वाले थे। अब तुम्हें वर्थ अकेडमी में पढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, खुद वर्थ अकेडमी वाले भी नहीं। आप हमेशा मेरे रोल मॉडल रहेंगे, मैं आपसे कभी दूर नहीं होना चाहूँगा। मैम, मैं बताना चाह रहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहीं एक हवाबाज था जो बादलों, शहरों और समंदरों के ऊपर से गुजरता रहता था। ऐसे ही एक सफर में एक दफा उसका जहाज एक सहरा के ऊपर खराब हो गया, जहाँ एक ऐसी मुलाकात उसकी मुंतजिर थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उन्होंने मुझे छोड़ा जरूर है, लेकिन निगरानी मुझ पर बहुत सख्त कर रहा है। तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो इतनी बेतकल्लफ क्यों हो रही थी? बदकिस्मती से हम लोग इस बुराई से लड़ भी रहे हैं और बुरे भी बन रहे हैं। जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं ना तो दुनिया आपको कबूल नहीं करती। बट आई रियली डोंट केयर। तुम अच्छी तरह जानती हो मिसबा मैं क्या कर सकता हूँ। बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक वक्त ऐसा था कि जब आप नादरा जाते थे तो लंबी लंबी लाइंस होती थी और आप इंतज़ार करते थे कि किस वक्त हम जाएं, और फिर सुबह से शाम हो जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ नहीं करवाई जा रही होती, नए मीन्स नहीं मुतारिफ़ करवाए गए होते जब तक, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशंस तो फॉलो करनी होती है। खैर उस वक्त में वो भी आसान लगता था, लेकिन वक्त के साथ साथ देखें जब एडवांसमेंट आती है तो आपको भी उसको अडेप्ट करना होता है सो दैट आपकी ज़िंदगी में सहूलत आ सके। इसी तरह से नादरन जो ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ़ करवाया उसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। अब आप घर बैठे आराम से बहुत सारी अपनी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि पाक आईडी का इस्तेमाल पाक आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप FRC, अपने आईडी कार्ड की चेंजेस, ये और बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर मौजूद है। आप वो सारी सहूलियात जो हैं वो ईज़िली उसमें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन अगेन 24 आवर्स का जो एक इन्होंने निज़ाम जो है मुतारिफ करवाया था, आई थिंक उसने बड़ी आसानी की है कि जो लोग फ्री टाइम में लोग जाते हैं। अब ये नहीं कि ऑफिस से आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी, फ्री टाइम भी, और अक्सर लोग कहते हैं हम रात के टाइम जाएंगे, 10 बजे के बाद जाएंगे, 11 बजे रश भी कम मिलता है उस वक्त में से। इसी पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, लोग कहते हैं चलो जी चले जाएंगे। सो एनी हाउ देखिए, ये आसानी करने का मकसद ये होता है कि अपने आप को आप रजिस्टर करवाएं। ये ज़रूरी है कि कोई बहाना ना रहे कि अब ये बहाना है और इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। सो आज ज़रा बात करेंगे किस तरह से ज़िंदगी जो है वो बेहतर बना रहा है। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, पाक आईडी के बारे में, कैसे वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे आप इन तमाम सहूलियात को इनको एक्सेस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। नादरा आपकी ज़िंदगी में आसानी कैसे लेकर आ रहा है, आज इस पर हम बात करें, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिक्वायर्ड होती है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ नादरा सैयद शबाहत अली साहब ने। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे? जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। जो हमने तुमहीद बांधी हम उसी से लेकर चलते हैं। जो डिजिटल सर्विसेज का आगाज़ हुआ नादरा की तरफ से, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, बिकॉज द अदर डे आई वेंट टू द ब्लू एरिया ब्रांच, वहाँ कियोस्क था तो बड़ा ईजीली क्विकली हमारा काम हो गया।
कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आप लोगों ने मुतारिफ कराई हैं टू मेक ईज? अच्छा, सर्विसेज तो हमारी बहुत सारी हैं और आगे चल के हम उस पर बात भी करते हैं, लेकिन अगर मैं इन प्रिंसिपल बात करूं तो हमारा जो बुनियादी हदफ था पिछले 2-2.5 साल के अंदर, जो हमारी मैनेजमेंट ने जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा, वो ये था कि बजाय इसके कि शहरी चल के नादरा तक आएँ, क्यों ना नादरा चल के शहरियों तक पहुँचे। वंडरफुल। क्यों ना नादरा उनको वो तमाम तर सहूलियात या तो जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनके मोबाइल पर दे दे, या जो लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते उन्हें अपने करीबी गली में, मोहल्ले में, बाज़ार में, किसी दुकान पर वो तमाम सर्विसेज मिल जाएं। और इसका ये बड़ा इम्पैक्ट आया क्योंकि इसके बैकग्राउंड में आप ये समझिएगा कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो नादरा के दफातर हैं उनकी तादाद 1000 से कम है। अगर मैं उसमें जो सारे वन विंडो काउंटर शामिल हैं वो उनको यकजा कर लूँ तो ये 5000 से कुछ कम बनते हैं। तो पर काउंटर हम पर 50,000 नफूस का, 50,000 अफराद का एक प्रेशर है, जिसकी वजह से हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचा, और नताइज वो हैं जिनका आपने खुद जिक्र कर दिया। बिल्कुल ठीक है। सेल्फ सर्विस कियोस्क, इस पे बात कर लेते हैं। कुछ वीडियो हम इस वक्त साथ साथ दिखाएंगे भी। कितने सेंटर्स पे है, किस तरह से उस पर हम काम कर रहे हैं कि ज़्यादा कियोस्क हों और ज़्यादा ईज़ आ जाए, कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, आप जाएं क्विकली अपनी सर्विस लें और वापस आ जाएं। सबसे पहली बात तो ये कि इसको जिन लोगों के लिए आप तो खैर भी इस्तेमाल करके आ गए हैं तो आपको बेहतर अंदाज़ा है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से कि बिल्कुल एक ATM मशीन की तरह से काम करता है। जैसे ATM मशीन के लिए आप बैंक के प्रोमिसेस से बाहर ही उसको अवेल कर लेते हैं, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं होती। ये चूँकि टेक्नोलॉजी अभी नई है, लोग इससे ज़्यादा मुतारिफ नहीं है, तो ये रखी तो नादरा के बड़े सेंटर्स के अंदर गई है, लेकिन आप बिल्कुल ATM की तर्ज पे जाएं, आप जाकर अपना CNIC नंबर पंच करें, आपकी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। आप बताएं आपने किस एड्रेस के ऊपर कार्ड वसूल करना है, QR कोड आ जाएगा, आप मोबाइल के जरिए पे कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 60% से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो रोज़ाना नादरा के सेंटर्स ऐसे कामों के लिए आते हैं जिसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है, ना नाम तब्दील हो रहा है, ना एज तब्दील हो रही है, ना एड्रेस तब्दील, रूटीन प्रोसेस है। तो वो रूटीन प्रोसेस के लिए हमने अपने जो मेगा सेंटर्स हैं, जो कि अभी आप बात भी कर रही थी, सबीन ने कहा कि जी 24 आवर्स जो हमारे सेंटर्स, हम बुनियादी तौर पे वहाँ से स्टार्ट करें तमाम बड़े शहरों से। ग्रेजुअली फिर हमारा प्लान है कि हम इसको इसके बाद बड़े सेंटर्स में लेकर आएँ और उसके बाद फिर इससे आगे एक्सपैंड करें। ओके, तो वो अब बहाने नहीं रह गए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी मैं हैरान होती हूँ कि इतने लोग हैं जो कि नहीं जा रहे होते, रजिस्टर नहीं करवा रहे होते अपने आप को, या अपने डॉक्यूमेंट्स में जो तब्दीली रिक्वायर्ड होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा वो टाइम ले रहे होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को फिंगरप्रिंट्स के मसाइल आते हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोग किस तरह करें? अच्छा, फिंगरप्रिंट्स के मसाइल पहले तो ये समझ लेते हैं आते किन लोगों को है। ये कुछ लोगों को तो स्किन की डिजीज़ होती है, अगर उनको एक तरफ कर दूँ तो ख़वातीन में जो घर के काम, बर्तन मांजना वगैरह हाथ से करते हैं, मर्दों में जो मेहनत मजदूरी, जिनके मुशक्क़त का काम है, हाथों का काम है, उनके फिंगरप्रिंट जल्दी घिस जाते हैं या डी शेप हो जाते हैं। तो आगे चल के फिर कुछ लोगों को एजिंग की वजह से भी होता है। अब ये है कि नादरा के सेंटर में आप खड़े हैं तो वहाँ तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास आपको पहचानने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बैंक में हैं, आपको प्लॉट खरीद रहे हैं, आप गाड़ी बेच रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, वहाँ आपका जब बायोमेट्रिक लिया जाता है तो उसको एक मरतबा मैच किया जाता है नादरा के रिकॉर्ड के साथ। और अगर वो सेम रिजल्ट आता है तो आपको पहचान लिया जाता है कि आप वही हैं जो शनाख्ती कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए हमने फेशियल टेक्नोलॉजी मुतारिफ तो बहुत पहले करा दी थी, अब हम उसकी कंप्लाइंस के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, क्योंकि जितने भी महकमे आपसे कहते हैं कि जी हम लगाएं, हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे विद नादरा's डेटाबेस, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। तो अब हम उनको इस इन्फोर्समेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं कि अगर किसी भी शख्स के, किसी भी फर्द के उंगलियों के निशानात से मैच नहीं हो रहा तो उसके चेहरे का अक्स लेके, तस्वीर लेकर उसको नादरा में जो उसकी पिक्चर है उसके साथ मैच कर ली जाए। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके नादरा रिकॉर्ड में आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर्ड ना हो। कई ऐसे लोग होते हैं जो नादरा सेंटर के हुए 15-15 साल हो गए, 10 साल पहले उनका कार्ड या 5 साल पहले कार्ड एक्सपायर हो चुका था, 15 साल पहले की तस्वीर से वो खुद भी मैच नहीं कर रहे। तो ये आपके प्रोग्राम की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स इन टाइम बनवा लेनी चाहिए। या बहुत कोई बचपन की तस्वीरें जो है वो ज्यादा इशू होता है, बचपने में भी होता है, लेकिन 50s के बाद जो प्रोग्रेशन है खासतौर पर मेल फेसेस की, उसमें ये होता है बाज लोग दाढ़ी रख लेते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे से बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है।
तो ये मर्दों में बड़ा स्पीड के साथ जो है ना फेशियल जो चेंजेस है हमारे वो इस एज पे ज्यादा लेकिन खवातीन का मसला दूसरा है ना, वो अपना आईडी कार्ड इसलिए भी नहीं दिखाती, कहते हैं हमें आईडी कार्ड वाली पिक्चर दिखानी ही नहीं है। देखिए इसको मीम्स भी बन रही होती हैं इसमें कि आईडी कार्ड वाली पिक्चर है, सामने पासपोर्ट वाली भी। ये मर्दों को भी मसला होता है, औरतों को नहीं होता। मेरी अच्छी पिक्चर है। मेरी बहुत बुरी है। लेकिन आपको अगर अपना नेक्स्ट टाइम कार्ड अप्लाई करना हो आप पाक आईडी से कीजिएगा, जब तक आपकी तसल्ली ना हो यू कैन टेक एज मेनी टेक्स एज पॉसिबल। ओह तो ये मुझे अच्छी बात है। आप फ्रंट कैम से भी ले सकती हैं, आप किसी और के हाथ में देखे बैक कैम से भी ले सकती हैं पिक्चर, आपकी तसल्ली हो जाए फिर प्रोसीड तो वो जल्दी जल्दी वाला सीन नहीं होगा, कैमरा भी जैसे एफर्ट से अप्लाई करते हुए पाक आईडी से ये होता है कि वो बाकी आपको पूरी ऑप्शन देता है, तसल्ली कर ले और फिर अपलोड करें। वो होता है। अच्छा जो फिंगरप्रिंट्स वाला ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, क्योंकि जो मेरा जो लेफ्ट थंब है वो नहीं मैच हो रहा होता, और यही मेरे वीज़े के उसमें भी हुआ था। तो फिर ये होता है कि एक मतलब दे मैनेज, वो आपको उस तरह से मुश्किल में नहीं डाल रहे होते। तो मैं खुद पर्सनली इसको बार बार एक्सपीरियंस करती हूँ, तो वो उस लिहाज से मैनेजेबल था। तो वो एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पाक आईडी नाउ। पाक आईडी जो ऐप है उसमें कौन कौन सी सहूलियात इस वक्त मौजूद हैं और क्या हम उसमें ऐड करने वाले हैं? पाक आइडेंटिटी के अंदर पहले जब आज से 6 महीने पहले 7 महीने पहले तक बुलाया जाता था मुझे शोज पे, मैं कहता था नादरा के सेंटर्स की तमाम सहूलियात मौजूद है। अब बात इससे आगे निकल गई। ओके अभी आपको इल्म ही होगा कि सिर्फ वफाकी वज़ीर दाखिला के फॉर्मल अनाउंसमेंट का इंतज़ार है, लेकिन पासपोर्ट की सर्विसेज हमने आपके अंदर अवेलेबल कर दी हैं। वो जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट करेंगे हम इसको इनेबल कर देंगे। ई पासपोर्ट्स यानी आपने पासपोर्ट की दरखास्त देनी है, ठीक है, आपको नादरा की मोबाइल ऐप के जरिए आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही साथ गाड़ियों की ट्रांसफर के लिए आपको जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सेलर या बायर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम, आप बैठ के मुल्क से बाहर बैठ के भी अपनी गाड़ी का बायोमेट्रिक ट्रांसफर दे सकते हैं। आप अपनी जो यूनियन काउंसिल से रिलेटेड मामला आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, खुदा न खास्ता फैमिली में किसी का डेथ सर्टिफिकेट या डिवोर्स सर्टिफिकेट, इसकी दरखास्तें भी पाकिस्तान के कई हिस्सों में, मैं उस पर तफसील से बात कर लूँगा, आप पाक आइडेंटिटी के जरिए दे सकते हैं। तो इसका कैनवस वसी हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं 1,95,00,000 अफराद डाउनलोड कर चुके हैं, और जिस हिसाब से हम इसमें सर्विसेज ऐड करते जा रहे हैं, ये बहुत जल्द एक ऐसी ऐप बन जाएगी कि जब अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप के लिए बहुत सी सर्विसेज का हसूल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या ये आसानी जो पैदा कर रही है उसे आप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन इस वक्त इज द फ्यूचर। ये तो मस्ट होनी चाहिए, ये हर एक के पास होनी चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा वैसे बहुत फ़ायदा भी हो जाता है, जो हम डेली बेसिस पे आपको विजिट नहीं करना पड़ रहा एंड ऑल दैट, और आप जिस तरह बता रहे हैं कि लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ये कितने टाइम में वैसे एक्सपेक्टेड है कि ये अगर मजीद सर्विसेज जो आप बता रहे हैं? हम लोग जो सर्विसेज हैं वो तवातर के साथ देते जा रहे हैं। जो नादरा की सर्विसेज हैं इसको यूँ समझ लीजिएगा कि वो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं सारी सर्विसेज। अब जो नादरा से बाहर इदारे हैं उनको हमारी ऑफर है कि जी आप हमारी सर्विसेज को अवेल करें। और सर्विसेज क्या अवेल करनी है? किसी भी जगह जहाँ शहरी को कोई भी चीज़ शनाख्त करके दी जानी है, आप पाक आइडेंटिटी के जरिए ऑन बोर्ड, जिससे अभी ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट में बेसिकली जब आप पासपोर्ट के दफ्तर जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, बायोमेट्रिक्स देते हैं, तो बुनियादी तौर पे अपनी शनाख्त दोबारा एस्टैब्लिश करवा रहे होते हैं। तो वो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा कैसे नादरा यूनियन काउंसिल्स के साथ इंजमाम करते हुए, वो चाहे शादी है, तलाक है, डेथ है, बर्थ है, कुछ भी है, उस सारा जो इंदराज होना है उसको कैसे हम यकीनी बना रहे हैं, कैसे उसको हम बेहतर कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो यूनियन काउंसिल्स का मामला है इसमें कन्फ्यूजन या एक प्रॉब्लम ये था कि ये मैटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास होता है, ठीक है, और सुनने वालों की सहूलत के लिए कि शादी का इंदराज, तलाक का इंदराज, पैदाइश का इंदराज और मौत का इंदराज, ये 4 वाक़यात हैं जिनका इंदराज यूनियन काउंसिल ये नहीं कि आपकी मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के पास होना है। ठीक है। हमने किया यह है कि हमने पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन को एक ऐसा व्हीकल बना दिया है जो आपसे, आप घर बैठे हुए हैं, सिर्फ और आप रहने वाले हैं फतेह जंग के, मैं आप मिसाल दूँ, ये दूर कर लेते हैं साहिवाल के, ठीक है। अब साहिवाल की यूनियन काउंसिल से आपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, आपने सिर्फ अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में पाक आईडी के जरिए वो दरखास्त डाली, ओके, वो वहां पर उस यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी ने डाउनलोड की, ठीक है, उसने उसका जायजा लिया, उसने अप्रूव की, और जो सर्टिफिकेट बना वो हमने पुश किया आपको, आप अपने घर से बाहर नहीं निकले, हमें ऐप और से मिल गए, आपको ऐप के जरिए पेमेंट भी हो गई, आपके ऐप के जरिए वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, और ऐप ने वो डॉक्यूमेंट सेव भी कर लिया। आपको कल को डॉक्यूमेंट कहीं और चाहिए होगा और आपके वॉलेट में नहीं है या आप फाइल लेके नहीं फिर सकते, तो आपके ऐप के अंदर महफूज है। इस तरह से हमने पूरे पंजाब को, पूरे सिंध को, तमाम अजला, इस्लामाबाद की तमाम यूनियन काउंसिल CDA के ज़रिए तमाम जितने वार्ड्स वगैरह हैं वो सब, ठीक है, और उसके अलावा बलूचिस्तान के मुंतखब अजला जहाँ जहाँ नेटवर्क ने इजाज़त दी,
जहाँ जहाँ उनकी प्रिपेयर्डनेस पूरी थी। और केपी अभी हमने रिसेंटली केपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर पेशावर से पॉलिट स्टार्ट किया। तो मैं आपको ये बता दूं इंशाल्लाह कि बहुत जल्द ये पाकिस्तान की तमाम, हमारी ख्वाहिश है कि यूनियन काउंसिल्स जितनी पाकिस्तान भर की हैं, जो कि तकरीबन कोई 11,800 के करीब है, हम उनकी तमाम सर्विसेज को इसके अंदर ले आएँ सो दैट आपको ट्रैवल करके यूनियन काउंसिल वापस ना जाना पड़े। ऐसे में बहुत दफ़ा ये भी होता है कि जब आप किसी सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर मालूम होता है आपको कि आपको सर्विस इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि फॉर एग्जांपल जी आपके अगर वालिद की डेथ हो गई हो तो आपने वो इंदराज नहीं कराया, इसलिए हम इस सर्विस को प्रोसीड नहीं कर सकते। बच्चों के पर्सपेक्टिव में जी वो जो बे फॉर्म था वो पुराना था, आपको नया बे फॉर्म बनवाना चाहिए था, कुछ था इसमें कि इस डेट के बाद नए बे फॉर्म्स बन रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत से लोग इंदराज नहीं कराते, ना डेथ का इंदराज कराते हैं फैमिली में जब हो जाती है, और मर्दों के पर्सपेक्टिव से शादी का भी नहीं इंदराज हुआ होता, खातून का तो हुआ होता है क्योंकि ज़रा उसका आईडी कार्ड नया बन रहा होता है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट भी है। मर्द नहीं बनवा रहे होते, उनको शायद पता ही नहीं है कि उन्होंने भी बनवाना है, हालांकि उस पर लिखा नहीं होता शादीशुदा या गैर शादीशुदा, बट बनवाना पड़ता है। स्टेटस चेंज होता है ना, मैरिटल स्टेटस चेंज की जो आपने बात की, इसमें पहले तो ये समझ लीजिएगा कि अगर एक फ़र्द की शादी का इंदराज नहीं हुआ तो अपने बच्चों का इंदराज हरगिज़ नहीं करा सकता, क्योंकि वो नादरा के डेटाबेस में खुद अनमैरिड आ रहा है, और सिमिलर गोज़ फॉर द वुमन। दूसरी बात यह है कि खुदा ना खास्ता कल को कोई हादसा होता है, कोई वफात होती है, तो उसकी बीवी तो क्लेम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो जायदाद की तकसीम है वो सक्सेशन का प्रोसेस नादरा के पास है। नादरा वो सक्सेशन का प्रोसेस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के तवसत से करता है, यानी आपकी जो भी खानदान की कॉम्पोजिशन फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आ रही है, उसके एतबार से उसकी तकसीम होनी है एहसासों की। तो अगर उसमें बीवी नहीं आ रही या बाज़ केसेस में बहन नहीं आ रही, यानी कि बाप ने बेटी का इंदराज एक का नहीं कराया और बेटों का हुआ, तो वो बेटी जायदाद से महरूम रह जाएगी। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सिमिलरली अब आप इसका फ्लिप साइड देखें कि खुदा न खास्ता डिवोर्स हो गई है, खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में वो आपकी जो शरीक हयात थी, आपके जो शरीक हयात थे, वो आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन का हिस्सा है, जबकि आप एक्चुअली फैमिली से अपनी अलग कर चुके हैं। तो वो तलाक का इंदराज भी उतना ही इंपॉर्टेंट, वो ज़रूरी है। और उसके बाद आपने अपने एफआरसी में करेक्शन करवानी है, यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना है, और फिर नादरा आना है कि जी मैंने वहाँ से अपनी तलाक का इंदराज करवा दिया है, तो अब मेरी एफआरसी को करेक्ट किया जाए, तो अब मेरी फैमिली को मेरी साहब का या मेरे साहब का शरीक हयात से डीलिंग किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डाटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी, इस हवाले से क्या इकदाम लिए जाए? अच्छा, ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने सवाल पूछा। इस मामले में मैं जो मर्जी बयान में देता रहूँ उससे शायद तसल्ली लोगों की ना हो, तो हमने इस पर कुछ अमली इकदाम किए। और वो अमली इकदाम ये हैं कि अगर आपके पास पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है तो इस प्रोग्राम के बाद आप खुद अपना पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन निकालें और उसमें अपनी वेरिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करें। मेन पेज पे ही आ रही है वेरिफिकेशन हिस्ट्री। वेरिफिकेशन हिस्ट्री पे जो आप क्लिक करेंगे तो आप उसको टाइम दे सकते हैं 10 साल का, 15 साल का, या 1-2-4 महीने का, जितना भी, जहां जहां आपके शनाख्ती कार्ड के क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल हुए, मसलन किसी सिम के इजरा के लिए, कोई बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, या इवन पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए, या किसी बैंक ऐप में लॉगिन करने के लिए आप अपना क्रेडेंशियल यूज करते हैं, आपका CNIC नंबर, बिल्कुल, तो उसका रिकॉर्ड, उसका हिट हमने स्टोर करके आपकी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के अंदर पुश कर दिया। आप उसको व्यू कर सकती हैं। अगर आपने व्यू किया और आपको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है काम, तो आप उसी एप्लीकेशन के जरिए इस सहूलत को ब्लॉक कर सकती हैं। अच्छा, यानी कि आपकी परमिशन के बगैर कोई इदारा, कोई बैंक, कोई लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी, कोई भी आपकी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये सर्विस हमने अवेलेबल कर दी। और जब आपको ज़रूरत हो, जैसे आपने आज फैसला किया कि मैं प्रोग्राम के बाद जाऊंगी और मैंने फलां बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाना है, तो आप उसको अनब्लॉक कीजिए और जाके अपनी सर्विस अवेल करें, उसको फिर ब्लॉक। कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये दोनों मैंने आपको चीज़ें बताई, ये हमने एक ट्रांसपेरेंट विंडो क्रिएट कर दी है उन लोगों के लिए जो अपने डाटा की प्रोटेक्शन की तरफ से। सो मैं एक अमली सबूत से ज्यादा कुछ भी नहीं सही बात के लिए। सो मैंने इसको हमने इस तरह से ओपन कर दिया है कि अब हर फर्द अपनी प्रोटेक्शन को इंश्योर भी कर सकता है और अपनी प्रीवियस जितनी भी उसकी बायोमेट्रिक हिस्ट्री है, जहां जहां से हिट्स आई हैं, उसको देख। फिर तो मेरा ख्याल है वो जो पता करा दें कितनी शादियां हुई हैं आप लोगों ने तो काम आसान कर दिया, वरना तो आप एक्सेस करके आप पता करवा लेते ना, चेक 2 शादियां 3 शादियां, जब कभी पता करवाना होता है तो अब तो आसानी होगी। अच्छा, वो ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया। बुनियादी तौर पे जो शादियां जिनका इंदराज नहीं कराया जाता, उसमें एक हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि
वो जो खातून होती है या उसकी जो फैमिली होती है वो जायदाद से महरूम रह जाती है। अब हमने ये कर दिया है कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, एंड व्हेन आई से अब इसका मतलब है कि साल एक से ज़्यादा हो गया इस बात को, आप अपनी पूरी फैमिली कॉम्पोजिशन व्यू कर सकती हैं एट एनी टाइम। ओके, तो वो जो सरबराह ख़ानदान है अगर उसके साथ कोई दूसरा ख़ानदान जुड़ा हुआ है तो आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन में या उसकी फैमिली कॉम्पोजिशन के व्यू के अंदर वो कम्प्लीटली आ रहा होगा। सो इस तरह से इसका एक फ़ायदा ये है कि हर फ़र्द को अपना पता हो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मेरे साथ कॉम्पोजिशन में कौन कौन लोग आ रहे हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा फ़र्द इंक्लूडेड है जो जिसका आपको इल्म नहीं है। इसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, उस पर हम अलग गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके इस वक्त फैमिली का एक मेंबर है। तो ये हमने जो, इसके लिए आपको नादर दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारी मोबाइल आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि पता करके पाक आईडी से आप सब पाक कुछ आईडी मालूम हो डाउनलोड जाता करें है। और वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करें और जो तरीका शबात ने बताया उसके वो थ्रू फॉलो आप पता करें। करें। बट स्टिल बहुत से लोग सेंटर्स जाते हैं क्योंकि उन्हें या तो पाक आईडी से समझ नहीं आ रहा होता, वो उस परसू नहीं कर पा रहे या होते, बाज़ ना वो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसको लॉग इन करना भी कभी कभी मुश्किल हो रहा होता काफी है। चैलेंजिंग प्लस और बहुत सी शिकायत होती हैं उनकी, ऐसे ऐसे केसेस हमें वहाँ जाके मालूम होते हैं, वो जी हमसे फलाना डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, वी डोंट हैव दैट डॉक्यूमेंट, या हमारा ये मसला है, हमारा वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा, बिकॉज वहाँ पे हमें बहुत से लोग नज़र भी आ रहे होते हैं। शिकायत और उनका अजाला ये किस तरह से नादरा कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो शिकायत पे मैं बाद में आता हूँ। जो आपने बात कही, हमारी नादरा की एक हेल्पलाइन है। अगर आप मोबाइल से कॉल करें तो 1777 है। ठीक है, 1777 को आप डायल करके उसमें एक प्री रिकॉर्डेड IVR चलता है। ठीक है, उस IVR पे आपको जो भी नादरा से सहूलत रिक्वायर्ड है, जो हमारे बुनियादी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक के लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं ये मौजूद है। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आता तो ऑपरेटर के आने का इंतजार करें। जीरो दबाएंगे, ऑपरेटर आ जाएगा। ऑपरेटर को कहें जी मैंने जाना है, मेरा ये सिनेरियो है, ठीक है, वालिद मौजूद हैं, वालदा मौजूद नहीं है, जो भी है व्हाटएवर, और मैंने जाकर देखना है, वो आपको बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करें। अगर आप किसी होमवर्क के बगैर जाते हैं, आपने कोई उस पर तहकीक नहीं की भी, तो फिर जाहिर है वो कहीं भी आपको किसी भी चीज़ की असूल है। आपने बैंक अकाउंट ही खोलने जाना हो, आपको पासपोर्ट ही बनवाने जाना हो, अगर आपको पता ही नहीं कि मैंने दस्तावेजात क्या लेके जानी है, आपने उसको एक दफ़ा सर्च नहीं किया, एक दफ़ा कॉल नहीं किया, तो मुश्किल तो आ सकती है। अच्छा, कस्टमर सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि नादरा का जो कस्टमर सर्विसेज है वो पाकिस्तान में एक अपनी मिसाल आप है। आप इसको चेक करके देख लीजिएगा, तकरीबन 30 सेकंड का रिस्पांस टाइम है और आपको कॉल हमारी मिल जाती है, हमारा बंदा लाइन पर आता है। हम साल में 30 से 35 लाख फ़ोन कॉल्स रिसीव करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। इनमें तकरीबन 96% लोगों के मसाइल हम कोशिश करते हैं उधर ही उसी वक्त स्पॉन्टेनियसली हल हो जाए। उनको जो गाइडेंस चाहिए होती दे दी जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा तो हमारा एक ईमेल एड्रेस है CSD विच इज़ कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, ठीक है, @nadra.gov.pk। कोई भी प्रॉब्लम है नादरा से रिलेटेड, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लगाएं, आप ईमेल करें, आपको जवाब आएगा। हमारी वेबसाइट पे हमारा कंप्लेन पोर्टल भी मौजूद है और अगर ये सब मुश्किल लगता है तो फेसबुक पे या ट्विटर पे सिर्फ हमारे पेज पे आएँ, वहाँ पर अपनी शिकायत लिखें, we'll get in touch with you। ग्रेट, इजी किया जी, बहुत से वेज बता दिए कि जहाँ पे आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, फिर अजाला किया जाएगा। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ नादरा, और नादरा की सर्विसेज से मुतालिक बात भी बार वक्त